नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 4 मार्च 2012 को इंदौर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जब अंग्रेज थे उस समय भी अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में भारत को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने माना था कि यह विविधताओं से भरा देश है और इस देश को चलाने के लिए इसकी विविधताओं को स्वीकार करते हुए उसके अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित करनी होंगी। इस देश के महापुरुषों ने हमें जो संविधान दिया, जिस संविधान की आत्मा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इस संघीय ढांचे को लेटर एंड स्पिरिट के रूप में आज सचमुच में स्वीकार किया जा रहा है या अपनी मन मर्जी से मोड़ा जा रहा है। इन सारे विषयों पर एक गंभीर चिंतन आज देश में अनिवार्य हो गया है और मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर नागपाल जी के स्मृति व्याख्यान के बाद इंदौर में लगातार इन विषय पर डिबेट होती रहे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए, मीडिया के मित्र इस पर डिबेट चलाएं, इस पर लेख लिखे जाएं, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो, एक मंथन हो और जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, ये मेरा भरोसा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इस विषय को जितनी अहमियत देनी चाहिए, जितनी गहराई से उसका चिंतन होना चाहिए, समय की दौड़ में सब पीछे छूटता जा रहा है। जिन विषयों को मैं स्पर्श करूंगा उसकी शुरुआत तो मैं कैलाश जी के भाषण से करना चाहूंगा। वो देर से इसलिए आए क्योंकि रेलवे की 2 फाटक ने परेशान किया। अब राज्य में मंत्री हैं, रेलवे भारत सरकार की है, तो उसका रुकावट पैदा करना बहुत स्वाभाविक है आपके लिए। आप बड़े परेशान थे, कारवां गुजर गया, लेकिन ये कारवां गुजरने वाला नहीं है। ये वो कारवां है जो जुड़ता भी है और जोड़ता भी है। और मुझे भरोसा था आप भी जुड़ जाएंगे, देर से सही, लेकिन आप कारवां में जुड़ गए। और ये ऐसा कारवां नहीं जो आपको छोड़ करके चला जाए, वो आपको लेके जाएगा। मित्रों, ये जो भारत की विशेषता है, व्यवस्था के तहत हम राज्यों की रचना में कार्यरत है, लेकिन भारत वो एक कोई असेंबल्ड एंटिटी नहीं है। यह देश एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। अगर कश्मीर में कुछ होगा तो पीड़ा इंदौर में होगी ही होगी। अगर नागालैंड में कुछ कठिनाई होगी तो जाब्वा में अगर खबर पहुंचेगी तो जाब्वा में भी चिंता फैलेगी। एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। विकास के लिए व्यवस्थाएं विकसित की गई है, एक ढांचा बनाया गया है, और जब तक हम इस राष्ट्र के इस एकात्म भाव को नहीं जानते तब तक
भारत की भक्ति का रास्ता क्या हो, भारत के विकास का रास्ता क्या हो, प्राथमिकताएं कौन सी हो, इसमें कभी कभी उलझने पैदा हो जाती है। जब अंग्रेज थे उस समय भी इन 1936 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उस समय भी अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में भारत को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार किया था और उन्होंने माना था कि इस देश को चलाना होगा तो एक कोने में बैठ करके अपनी मनमर्जी से डंडा लेकर के नहीं चलाया जा सकता है। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसकी विविधताओं को स्वीकार करते हुए उसके अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। ये 1936 में अंग्रेज शासकों के दिमाग में स्वीकार किया गया था। अब जब भारत का संविधान बना तो इस मूलभूत बात को स्वीकार किया गया और इतना ही नहीं, उसको इस रूप में स्वीकार किया गया है कि जब केशवानंद भारती के लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट में बड़े आग्रह पूर्वक और बड़े वजन के साथ कहा गया है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी संविधान की इस आत्मा को बदल नहीं सकती है जो फेडरल स्ट्रक्चर में निहित है। न कोई डाइवर्ट कर सकता है, न कोई डाइल्यूट कर सकता है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं और इसलिए भारत के विकास के लिए संघीय ढांचे की व्यवस्था को सर्व स्वीकृति से माना गया है। हर फोरम में उसको स्वीकृति मिली हुई है। लेकिन जब इसके अंदर निहित स्वार्थ जुड़ जाता है, सत्तावादी मानस उसके अंदर जुड़ जाता है, तब संकट पैदा होना शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य से दिल्ली में जो प्रमुख रूप से शासन करने वाली पार्टी रही वो कांग्रेस पार्टी रही। उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को देखा जाए तो वे उसके मन के भीतर भीतर कहीं ना कहीं एक एंटी फेडरल बू आती रहती है। भारत के संघीय ढांचे के प्रति एक नेगेटिव भाव और उसका मूल कारण उनकी सत्तावादी मानसिकता है। और सत्तावादी मानसिकता के कारण उन्हें जब जहां मौका मिला उनके प्रतिकूल अगर कोई भी व्यवस्था है, उनके प्रतिकूल कोई भी विचार है, तो उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, उस विचार को समाप्त कर देना और उसके लिए संविधान का जितना दुरुपयोग हो सकता है वो करना, ये उनकी जहन में है। और उसी का कारण है कि समय समय पर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पे कुठाराघात होते रहे हैं। जब केरल में पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार बनी, एक तरफ तो कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में डंका बजा करके कह रही थी कि बैलेट के माध्यम से पहली बार विश्व में कम्युनिस्टों ने अपना झंडा फहराया। पूरे विश्व के भी कम्युनिस्ट विचार के लोग इस केरल की घटना का अध्ययन कर रहे थे। क्या बैलेट के माध्यम से कम्युनिज्म आ सकता है? उस तरफ एक चर्चा चल रही थी। तब दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे हुए शासक परेशान थे। पूरे देश में कांग्रेस का शासन और ये कैसे हो सकता है कि केरल में हमारे विरोधी लोग सत्ता में कैसे आ जाए? कांग्रेस इस बात को सहन नहीं कर पाई, इस घटना को पचा नहीं पाई और पहली बार इस देश के अंदर उन्होंने संविधान में धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए
केरल की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को धारा 356 के तहत उसको निकाल के खारिज कर दिया और गवर्नर रूल लगाकर उस पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद तो हम जानते हैं हिंदुस्तान का कोई शायद मुश्किल से राज्य बचा होगा जिसको दिल्ली सरकार के इस जुल्म को सहने की नौबत न आई हो धारा 356 के तहत। कहीं न कहीं उन्हें सरकारों को गिराया, कहीं न कहीं सरकारों को तोड़ा, धारा 356 लगाई, राष्ट्रपति शासन लगाया और दिल्ली से ही रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का प्रयास किया गया। जब अटल जी की सरकार आई, मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, अटल जी उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे और आपातकाल के बुरे दिन देश ने देखे थे और तब देश के संविधान में परिवर्तन किया गया। और वो परिवर्तन था जो इंदिरा जी ने जो परिवर्तन कर करके संविधान के ढांचे को बदला था, उसको एक बार रेक्टिफाई किया, उसको ठीक किया और फिर पुनर्गाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये उनकी आदतें गई नहीं, उसके बाद भी यही कारनामे चलते रहे। और अब जाकर के जब अटल जी की सरकार थी तब संविधान में बदल करके जब तक पार्लियामेंट के अंदर 2/3 बहुमत से सरकार के इस 356 को लागू करने के निर्णय को मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक इसको 356 को लागू नहीं किया जाए। राज्यों को रक्षित करने का काम किया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा वो धमकियां देते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मुझे याद है 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तब उस सरकार के एक मंत्री का सबसे पहला बयान ये था कि अब हम 356 से मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। पहला बयान था। लेकिन ठीक बाद में उनको किसी ने एडवाइस दी होगी कि संविधान अब तो बदल चुका है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अब एक नया खेल शुरू किया है। उन्होंने 356 का उपयोग करते हुए सत्ताएं कब्जे नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा गंभीर आघात पहुंचा रही है। अगर यह चलता रहा तो देश के विकास के सामने बहुत बड़े नए प्रश्न चिन्ह खड़े होने वाले हैं। कभी कभी ये डिबेट होती है कि दिल्ली सरकार मजबूत होनी चाहिए कि राज्य मजबूत होने चाहिए। अगर पिलर मजबूत नहीं होंगे तो इमारत कहां से मजबूत होगी। अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो राज्यों को मजबूत बनाना होगा, और राज्य को मजबूत बनाना होगा तो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, हर किसी को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये हमारी व्यवस्था है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये कि एक डिबेट बिल्कुल ही जिसका कोई उपयोग नहीं, उस डिबेट को चलाया जाता है कि दिल्ली मजबूत होना चाहिए। और जितना वो मजबूत बनाने जाते हैं उतने ही मजबूर नजर आते हैं। और इसलिए किस प्रकार से संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी चिंता हमको अभी लेटेस्ट एक जो घटना घटी, जिसमें एक साथ 8-10 मुख्यमंत्री एक साथ मैदान में आ गए और बिना कोई मीटिंग किए मैदान में आ गए। कहीं तमिलनाडु से आवाज उठी, कहीं बंगाल से आवाज उठी, कहीं गुजरात से उठी, कहीं मध्य प्रदेश से उठी, चारों तरफ से हमला बोल दिया। दिल्ली के लोग चौंक गए, क्या हुआ। वो एक कानून लाया एनसीटीसी का, और टेररिज्म के नाम पर लाते हैं तो जैसे एक ऐसा गुलदस्ता है जिसको हर किसी ने स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार का माहौल बनाते। क्या आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते? क्या दहशत टेररिज्म नहीं बनाते? तो टेररिज्म को खत्म करने के लिए कितने कठोर कानून अमेरिका ने बनाए हैं। हिंदुस्तान में अटल जी की सरकार ने पोटा का कानून बनाया था। अगर टेररिज्म से लड़ना था तो ऐसे कानूनों की जरूरत थी, उन्होंने वो कानून नहीं लाए।